हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नीट एग्जाम्स के लिए आपको करना होता है, तो ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी की हम यहाँ पे दो फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड t फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा p की पावर s q की पावर t। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है वो देख लो। अगर हम नंबर लिखते हैं 5 और 5 के आगे हमने फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 को एक एक नंबर रिड्यूस करके तब तक मल्टीप्लाई करते जाओगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूला में क्या क्या लेटर्स हमने यूज़ किए हैं। पहला लेटर है एन। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। एस क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट। टी क्या है, नंबर ऑफ अदर इवेंट। ये तो है नंबर। और पी और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे बेटा कि हम सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का मान लो हमने 5 बार उछाला, तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 5। अब सिक्का हमने 5 बार उछाला तो 2 बार हेड आया और 3 बार टेल आया। ठीक है, तो 2 बार हेड मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट कितना हो गया, 2, और 3 बार टेल तो नंबर ऑफ सेकेंड इवेंट क्या हो गया, टी मतलब 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमारे सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो दैट मीन्स हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसी तरीके के जो प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं किसके केस में, ह्यूमन के केस में, प्लांट्स के केस में, किसी भी इवेंट की। जैसे कपल के केस में हम निकालें कि बॉय और गर्ल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैं आगे आपको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट में किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी हमने लिखा है, सी किसके लिए, कॉम्बिनेशंस, परमिटेशन, मैथ का टॉपिक होता है, हम स्टडी करते हैं। एक एंड पे हमने लिखा है एन, एक एंड पे लिखा है आर। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। आर क्या होता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और 2 की पावर एन। ठीक है, तो जैसे कि देखो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करते हैं जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो। कितनी प्रोबेबिलिटी हो, 1/2। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ ह्यूमन के केस में अप्लाई करते हैं, बाकी केसेस में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो सभी केसेस पे अप्लीकेबल होता है। तो देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है यहाँ पे, ए कपल इज हैविंग 4 चिल्ड्रन, then what is the probability of 2 boys and 2 girls। इस फॉर्मूला को हम दोनों फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल और बॉय आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 1/2। भाई किसी भी कपल को बॉय होगा या गर्ल, तो दो ही ऑप्शन हमारे सामने है, तो बॉय या गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें मैं सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिए है। तो एन क्या है, इधर देखो एन क्या है, ए कपल इज हैविंग 4 चिल्ड्रन। तो एन क्या है, 4 है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि किसी कपल के इतने बच्चे हैं, तो वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर यूँ बोले कि किसी कपल को बच्चा कंसीव करना है या फिर उनको बच्चे होने हैं, तो बॉय या गर्ल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हर बर्थ से पहले बॉय या गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। ये फॉर्मूलाज हम तब अप्लाई करते हैं जब ऑलरेडी उनके बच्चे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। तो देखो एन है यहाँ पर 4,
एस और टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल। तो एस क्या हो जाएगा, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 और सेकेंड इवेंट का नंबर, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं नंबर, क्या हो जाएगा 2। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बॉय आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, गर्ल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, क्योंकि या तो बॉय आएगा या गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन क्या है 4, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे आ जाओ, एस का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 इंटू 1। सिमिलरली टी का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। पी की पावर एस मतलब 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया बेटा 2 इंटू 3 और 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या है 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3/8। तो प्रोबेबिलिटी किसी कपल को 4 चिल्ड्रन हैं तो उनके 2 बॉयज और 2 गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे फॉर्मूला से। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट क्या है आर हमने मान लिया 2। तो निकाल के देख लो, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आर का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। एक एन माइनस आर मतलब 4 माइनस 2, तो कितना है 2, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और एक 2 की पावर एन, 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे, देखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 24। एक मिनट बेटा, टू की पावर 4 होता है 16। क्या होता है 2 इंटू 3 अपॉन 16। ये एक बार मैंने गलत कर दिया था, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/8। तो यहाँ पे भी आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं सेम ही आए। इसी तरीके के हम और भी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 चाइल्ड इन ए फैमिली आर ऑफ सेम जेंडर। तो बेटा क्योंकि दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, 3 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी, तीनों के सेम जेंडर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मेल और फीमेल क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है, मैं आपको सारी की सारी वेराइटी करा रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर सारे एक ही इवेंट आ रहा है दूसरा 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसको हम वैसे नहीं निकालेंगे। तो एक चाइल्ड के मेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या फीमेल आने की 1/2। तो 3 मेल और 3 फीमेल आने की, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था अगर 3 इवेंट साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। तो ये हमने निकाल लिया। अगला तरीका आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 चाइल्ड फैमिली हैज़ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो ये हम उसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो टोटल इवेंट क्या है एन फैक्टोरियल कितने हैं 3, तो दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, नीचे एक ले लेते हैं आर, आर कितना है 2, तो 2 इंटू 1। एक एन माइनस आर तो कितना हो गया 1, तो 1, 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 3। तो ये हम निकाल देंगे 3/8। ठीक है, इसी तरीके से आ जाओ, एक कपल हैव 5 डॉटर, therefore they decide to have another baby, what is the probability that next child will be a son। क्योंकि अब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, होना है, तो होना है तो अगले चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यू एंड योर मेट
आर बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सम सिंपल मेंडेलियन जीन अल्फा। आप और आपके मेट जो है वो किसी सिंपल मेंडेलियन ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस दिमाग में फिट बैठा कि हेट्रोजाइगस हैं। ईच ऑफ यू हैज जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। आप दोनों का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। एंड बोथ ऑफ यू शो द डोमिनेंट फिनोटाइप, और आप दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हो। इसका मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओवर द नेक्स्ट डिकेड यू प्रोसीड टू हैव 4 चिल्ड्रन। What is the probability that 3 of your children will show the dominant phenotype and 1 will show the recessive phenotype? तो आपके बच्चे होने हैं, लेकिन एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। एक की पूछता तो 1/2। क्या पूछ रहा है कि आपको 3 बच्चे चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 4 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो 4 में से 3 जो है वो इस डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करता है और 1 शो करता है रिसेसिव फिनोटाइप को। इसका मतलब डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी, डोमिनेंट का नंबर कितना है? 3, और रिसेसिव का नंबर कितना है? 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? इसमें सिर्फ हम हाफ नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर उस जीनोटाइप की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल मेंडेलियन क्रॉस से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे? आप और आपके मेट जो है हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो हमने इनके नेक्स्ट जनरेशन निकाल ली, मेल के गैमेट इधर लिखे, फीमेल के इधर, और जीनोटाइप निकाल लिया। तो आपने क्या देखा? फिनोटाइप की बात हो रही है, तो आपको फिनोटाइपिक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फिनोटाइप की बात करें तो ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा, ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, ठीक है। तो 3 तो आ गए आपके डोमिनेंट और 1 आ गया रिसेसिव। तो डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4, और रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी है। नंबर हमें पता है, 3 नंबर आएगा डोमिनेंट का और 1 नंबर आएगा रिसेसिव का। तो वहाँ पर नंबर तो हमें पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? डोमिनेंट की 3/4, रिसेसिव की 1/4। तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम पहले वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल कर देंगे। तो n का नंबर है 4, s का नंबर है 3, t का नंबर है 1, p क्या आ जाएगा? 3/4, और q क्या आ जाएगा? 1/4। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी चीज़ें वैसे ही हमने कैलकुलेट की, तो हमारा लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? 27/64। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो ये मैंने सारे के सारे पैटर्न आपको कराए हैं। इसी पैटर्न में आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, यू आर हेट्रोजाइगस। आप हेट्रोजाइगस हैं एंड यूर मेट इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो दैट मीन्स एक पेरेंट है हेट्रोजाइगस और दूसरा पेरेंट है रिसेसिव, ठीक है। फॉर सम सिंपल मेंडेलियन ट्रेट, मेंडेलियन ट्रेट मतलब कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा। तो यू प्रोसीड टू हैव 5 चिल्ड्रन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑफ योर चाइल्ड विल शो डोमिनेंट फिनोटाइप एंड 2 विल शो रिसेसिव। तो n तो आ गया आपका 5, s क्या आ गया 3, और t क्या आ गया 2। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालें? वैसे सेम मेंडेलियन क्रॉस करेगी, दोनों पेरेंट की क्रॉस करा दी, अगली जनरेशन निकाल ली, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला? 2 इंडिविजुअल तो हेट्रोजाइगस मिले और 2 होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट भी 2 नंबर में, रिसेसिव भी 2 नंबर में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 2/4, दैट मीन्स 1/2। डोमिनेंट की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और रिसेसिव की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब एक और चीज़ आती है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। बेटा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो ध्यान से देखो, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होता है ये हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आपका जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओ, क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल होते हैं। तो बेटा हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं
कोई भी पॉपुलेशन जो होती है ना, उसके अंदर जितने भी एलील्स हैं, उन एलील की फ्रिक्वेंसी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है और किसके बराबर माना है, 1 के बराबर। तो देखो ये क्या कह रहा है, मान लो हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है P, फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। अब इसके न्यूमेरिकल हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलील आ गया तो दैट मीन्स ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी ले ली किसकी, डोमिनेंट एलील की। मान लो हम डोमिनेंट एलील ले रहे हैं कैपिटल ए, तो ये एलील की फ्रीक्वेंसी है, ना कि पेयर ऑफ एलील की, ध्यान देना। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमने मानी है पी, और क्यू हमने लिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। भाई दोनों एलील होंगे, मेंडल ने तो क्या पढ़ा था, हर ट्रेट के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन होते हैं। तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रिसेसिव एलील यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यों। लेकिन नेचर में तो क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है ह्यूमन, तो उनके केस में तो पेयर ऑफ एलील मिलेंगे। तो पेयर ऑफ एलील कैसे, 3 केस हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, क्योंकि इन 2 एलील को लेकर के हम 3 पेयर ऑफ एलील बना सकते हैं, 3 टाइप की। अब आपको मेंडेलियन क्रॉस याद हो तो ये हमने सिंपल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो F2 जनरेशन में आपने क्या देखा था कि 1 इंडिविजुअल कैसा आया था, कैपिटल ए, 2 नंबर में क्या आए थे, हेट्रोजाइगस, और 1 नंबर में क्या आया था, स्मॉल ए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, पी, और ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, पी। तो कैपिटल ए इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। जो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, आपकी पी स्क्वायर। इसी तरीके से देखो, स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यू, तो दूसरे स्मॉल ए की क्यू, तो स्मॉल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। इसी तरीके से अब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की देखो, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू, लेकिन ये कितने नंबर में आते हैं, 2 नंबर में। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2pq, क्या हो जाएगी बेटा, 2pq। तो 2pq से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो ये थे कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड है। हार्टी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1, दैट मीन्स पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम कर दें तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 किसके बराबर है, 1 स्क्वायर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनकी सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। जैसे बेटा ये स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में हम क्या करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए की सेल्फिंग करा देते हैं, किसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमने क्या कहा था, कैपिटल ए गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, स्मॉल ए की कितनी, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। तो हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी, पी, स्मॉल ए की कितनी, क्यू। तो इसको हमने किसके साथ सेल्फिंग करा दी, p प्लस क्यू के साथ, तो क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो आपके जीनोटाइप आएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, p² प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
जब तक कोई पॉपुलेशन इस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो इस इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती है तो इसका मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन चल रहा है। क्या चल रहा है? एवोल्यूशन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। या तो एलील की फ्रीक्वेंसी पूछेंगे या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पूछेंगे। तो ध्यान रखना, एलील की फ्रीक्वेंसी तो क्या है? पी एंड क्यू, और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p/q। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। अब एक चीज सोच के देखो, हमारे पास तीन टाइप के जीनोटाइप हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले निकालें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ इवेंट्स, उस पर्टिकुलर इवेंट का नंबर डिवाइड बाई टोटल इवेंट, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखो, हमें एलील ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील डिवाइड बाई टोटल एलील। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ एलील कैसे निकालेंगे? अब हमें यहाँ पर देंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कैपिटल ए जीनोटाइप वाले इतने इंडिविजुअल हैं, कैपिटल ए वाले इतने हैं, स्मॉल ए वाले इतने हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? हर इंडिविजुअल में एक पेयर ऑफ एलील है। तो सबसे पहले तो हम टोटल एलील कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाइड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, 2 मल्टीप्लाइड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक इंडिविजुअल में आपके 2 एलील हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए एलील। तो ध्यान से देखो, 3 जीनोटाइप है हमारे पास, तो कैपिटल ए इंडिविजुअल जितने भी है ना, तो उनमें एक इंडिविजुअल में आपके 2 एलील है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड कैपिटल ए कैपिटल ए वाले इंडिविजुअल आपको जितने दे रखे हैं उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। प्लस में जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में एक एलील में आपको एक जीनोटाइप में कितना एलील मिल रहा है? एक मिल रहा है। दैट मीन्स जितना नंबर आपका कैपिटल ए स्मॉल ए का है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलील। इसी तरीके से अगर रिसेसिव एलील का नंबर निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाइड स्मॉल ए में एक इंडिविजुअल में 2 है, प्लस में कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल में एक ही है, डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर हमें ये फॉर्मूला समझ आ गया तो हम P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और P और Q की वैल्यू हमें पता चल जाए तो दैट मीन्स हमें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फॉर्मूला हमें पता चल जाता है। तो हमें 3 फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला P + Q = 1, मतलब एलील की फ्रीक्वेंसी का सम 1 के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला p² + 2pq + q² भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तीसरा फॉर्मूला कि हम एलील ए डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, p की वैल्यू कैसे निकालें, q की वैल्यू कैसे निकालें। तो ये तीनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा, ये बेटा नीट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, सबसे पहले तो आपको ये पकड़ना है कि एलील की फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप की। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स आपको पी की वैल्यू दे दी। देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब आपको याद हो फॉर्मूला में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? 2pq। इंडिविजुअल बोल रहा है, दैट मीन्स पेयर ऑफ एलील, और हेट्रोजाइगस की इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताई थी? 2pq। अब आपको p की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो हम q की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला है p + q = 1। p की वैल्यू हमें पता है 0.6, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4। अब हम इससे निकालेंगे 2pq, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो,
इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप, अब देखो फिनोटाइप की दी है, दैट मीन्स आपको किसकी फ्रीक्वेंसी दी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है कितना, 25%। 25% मतलब 25/100, 100 में से 25 है, तो 100 में से 25 है, तो आपको पी स्क्वायर की वैल्यू दे दी, तो आप इससे किसकी वैल्यू निकालोगे, पी की वैल्यू। कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 5/10, तो कितनी आ गई बेटा 0.5। और आपको पी की वैल्यू पता चल गई, तो आप क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो निकाल लेंगे। हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2pq, ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। होमोजाइगस रिसेसिव की पूछ लेता तो क्या निकाल देते, क्यू स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कर देते, ठीक है, तो वो आपके पास किसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती, होमोजाइगस रिसेसिव की। तो जिसकी भी पूछे सबसे पहले हम पी और क्यू को निकाल लेते हैं। ये तो तब, ये फॉर्मूला तो हम तब निकालते हैं जब फ्रीक्वेंसी दी हो। अगर नंबर दिया हो तो लास्ट में जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, A particular recessive disorder is present in 1 in 10,000 individual। एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, 10,000 इंडिविजुअल्स में से एक में, ठीक है। तो फिनोटाइप की हम बात करें, रिसेसिव फिनोटाइप की, तो रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का नंबर क्या दे दिया, 1, कितने में से, 10,000 में से, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/10,000, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/100, 0.01। अब अगर Q की वैल्यू 0.01 है, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.99। तो आगे क्या करें, अगर ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करें तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील्स, तो बता देंगे Q की वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो इतनी आ जाएगी और P की इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। कुछ और न्यूमेरिकल की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल आता है, इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.6, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइग। इस बार नंबर निकालना है, जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दी है 200, तो आपको पी दे दिया, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 0.6, ठीक है। क्या वो हम निकाल देंगे 0.4। आपका नंबर किसका पूछा है, हेट्रोजाइगस का, तो पहले हम हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 48/100। इसका मतलब 100 इंडिविजुअल्स अगर हैं तो उनमें से हेट्रोजाइगस कितने होंगे, 48, तो आउट ऑफ 200 कितना हो जाएगा, 48/100 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो 96 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल। अब देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप कैपिटल ए, दैट मीन्स 360 किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए, 480 कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड द रिमेनिंग 162 स्मॉल ए। अब टोटल कर लेंगे, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 480 प्लस 160 प्लस 360, तो आप टोटल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1000। इसका मतलब टोटल इंडिविजुअल तो 1000 है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, किसकी, एक की हम निकाल लें पी और क्यू में से, और दूसरा हम P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हम निकालेंगे, तो कैसे, सबसे पहले टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 1000, और एक इंडिविजुअल में आपके 2 एलील है, तो 2 × 1000। अब हमें डोमिनेंट एलील का नंबर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कैपिटल ए एक इंडिविजुअल में आपको 2 एलील मिलेंगे, तो 360 में कितने मिलेंगे, 2 × 360। सिमिलरली कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल में एक, तो 480 में कितना आएगा, 480। तो नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल हम निकाल लेंगे, कैसे आएंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 2000, तो इससे हम निकालेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और अगर P की वैल्यू 0.6 है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4। तो एक ये तरीका होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला न्यूमेरिकल, इन ए रैंडम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इज 0.09।
रिसेसिव फिनोटाइप बोल रहा है, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है 0.09। 0.09 मीन्स 9/100, दैट मीन्स टोटल इंडिविजुअल 100 है, तो उनमें से होमोजाइगस रिसेसिव कितने आएंगे 9। तो क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10, दैट मीन्स 0.3। तो पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.7। पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पूछिए, क्योंकि नंबर तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन, टोटल इंडिविजुअल नहीं दिए। अगर टोटल इंडिविजुअल दिए होते तो हम नंबर भी निकाल देते। तो 2p क्यों पूछा है आपसे, तो आप सिंपली नंबर्स को, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा हार्डे-विनबर्ग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी। दो तरह की मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और एक हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की मैंने कराई हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी न्यूमेरिकल पार्ट है, एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से ही याद हो जाएगा। थैंक यू बेटा।